बिल्कुल। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। बुनियादी परिभाषा को समझना सबसे जरूरी है। स्रोत में दिया गया पहला प्रश्न है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मुख्य उद्देश्य है विकल्प ए केवल जनसंख्या नियंत्रण, विकल्प बी केवल रोगों का उपचार, विकल्प सी शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखना, या विकल्प डी केवल परिवार नियोजन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखना। अच्छा। आमतौर पर लोग प्रजनन स्वास्थ्य का सीधा अर्थ केवल जनसंख्या नियंत्रण से लगा लेते हैं। हाँ, या फिर बीमारियों से बचाओ। बिल्कुल, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का जो दृष्टिकोण है ना, वो इससे बहुत व्यापक है। ये थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है श्रोताओं के लिए। मतलब शारीरिक स्वास्थ्य तो समझ आता है, लेकिन इसमें मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को क्यों जोड़ा गया है? एक जैविक प्रक्रिया का समाज से क्या लेना देना है? यही पर ना पूरा नजरिया बदलता है। एक इंसान कोई मशीन तो है नहीं। सही बात है। मान लीजिए कि चिकित्सकीय रूप से कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन उस पर परिवार बढ़ाने का भारी सामाजिक दबाव है, या वो किसी गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो क्या उसे स्वस्थ नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं माना जा सकता। स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी का न होना नहीं है। अच्छा। बल्कि एक ऐसा संतुलित वातावरण है जहां व्यक्ति मानसिक शांति और सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस करे। यानी ये एक पूरा समग्र दृष्टिकोण है। हाँ, बिल्कुल। और इसी दृष्टिकोण का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है नीतियां। अगर परिभाषा इतनी व्यापक है, तो सरकारें इसे लागू कैसे करती हैं? इसी से जुड़ा है स्रोत का दूसरा प्रश्न। RCH कार्यक्रम का पूर्ण रूप है विकल्प ए रिप्रोडक्टिव केयर फॉर ह्यूमंस, विकल्प बी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, विकल्प सी रिप्रोडक्टिव कंट्रोल इन ह्यूमंस, या विकल्प डी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्प। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। एक बात बताइए, प्रजनन स्वास्थ्य में चाइल्ड यानी बच्चे का स्वास्थ्य इतने सीधे तौर पर कैसे जुड़ गया? क्या ये दोनों अलग अलग चिकित्सा क्षेत्र नहीं है? देखिए, नीति निर्माताओं ने शुरुआत में यही गलती की थी। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में विज्ञान ने यह स्पष्ट किया कि इन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। मतलब माँ और बच्चा एक ही इकाई हैं। बिल्कुल। एक स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और उसके बाद शिशु का विकास, ये सब माँ के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़े हैं। अगर माँ कुपोषित है या उसे कोई संक्रमण है, तो इसका सीधा असर भ्रूण और नवजात शिशु पर पड़ेगा। लॉजिकल है। इसलिए एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाना जरूरी था जहां माँ और बच्चे दोनों को एक यूनिट मानकर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं। हाँ, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक तथ्य की जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। बिल्कुल। हमारा तीसरा प्रश्न उसी विजन को दर्शाता है। प्रश्न है, भारत में RCH कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। विकल्प ए 1951, विकल्प बी 1971, विकल्प सी 1997 या विकल्प डी 2005। इसका सही उत्तर है विकल्प ए 1951। 1951? सच में? मतलब देश 1947 में आजाद हुआ था। हाँ। उस समय तो अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और खाद्यान्न संकट जैसी कितनी बड़ी चुनौतियां थी। ऐसे में परिवार नियोजन जैसा विषय प्राथमिकता कैसे बन गया? यही तो इस बात को इतना ऐतिहासिक बनाता है। यह जानना बहुत दिलचस्प है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था। पहला देश? अरे वाह। हाँ, पहला देश जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। उस समय संसाधन बहुत सीमित थे। लेकिन नेतृत्व ये समझ चुका था कि एक नए राष्ट्र का विकास उसकी जनसंख्या के स्वास्थ्य और स्थिरता पर निर्भर करता है। मतलब नीतियां दूरदर्शी थीं। बिल्कुल। 1951 में जो नींव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से रखी गई थी, उसी का विस्तार होते होते 1997 में इसने RCH का एक अधिक परिपक्व रूप ले लिया। तो भारत की इस ऐतिहासिक पहल ने नीतियों का ढांचा तो खड़ा कर दिया, लेकिन इन्हें जमीन पर लागू करने के लिए विज्ञान की जरूरत थी। और इसी विज्ञान से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। नीतियां बन गईं, लेकिन असल में गर्भ निरोधक काम कैसे करते हैं? प्रश्न 4 है, निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक हार्मोनल है? विकल्प ए कॉपर टी, विकल्प बी कंडोम, विकल्प सी ओरल पिल्स या विकल्प डी डायफ्राम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी ओरल पिल्स। जब हम हार्मोन की बात करते हैं ना, तो मुझे ये शरीर के आंतरिक इंटरनेट नेटवर्क जैसा लगता है। आहो, ये ओरल पिल्स शरीर के अंदर जाकर असल में क्या करती हैं?
आपका ये इंटरनेट नेटवर्क वाला उदाहरण बहुत सटीक है। अच्छा। हाँ, हार्मोन असल में शरीर के रासायनिक संदेशवाहक यानी केमिकल मैसेंजर होते हैं। जी। इन गोलियों में कृत्रिम हार्मोन होते हैं, मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जब ये गोलियां ली जाती हैं तो वो मस्तिष्क को एक फेक सिग्नल या झूठा संदेश भेजती हैं कैसा संदेश? कि शरीर पहले से ही गर्भवती अवस्था में है। अरे वाह! तो शरीर को लगता है कि वो पहले से प्रेग्नेंट है। बिल्कुल। और इस संदेश के कारण अंडाशय से अंडे का रिलीज होना, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं, वह प्रक्रिया रुक जाती है। जब अंडा ही नहीं होगा तो निषेचन की कोई संभावना ही नहीं रहती। तो ये पूरी तरह से एक रासायनिक पॉज बटन है। सही कहा। लेकिन हार्मोनल संतुलन में बदलाव के बिना भी तरीके मौजूद हैं। इसी से जुड़ा है हमारा 5वां प्रश्न, जो एक बहुत ही अलग मैकेनिज्म पे काम करता है। बिल्कुल। प्रश्न 5, कॉपर टी का कार्य है विकल्प ए ओव्यूलेशन को रोकना, विकल्प बी निषेचन को बढ़ाना, विकल्प सी शुक्राणुओं की गतिशीलता कम करना, या विकल्प डी गर्भाशय को हटाना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शुक्राणुओं की गतिशीलता कम करना। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? कॉपर टी मूल रूप से तांबे का बना एक छोटा सा उपकरण है। शरीर के अंदर गर्भाशय जैसी संवेदनशील जगह पर एक धातु को रखना, क्या ये सुरक्षित है? शरीर का इम्यून सिस्टम इसे बाहरी खतरे के रूप में नहीं देखता? एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। असल में शरीर इसे एक बाहरी वस्तु के रूप में ही देखता है। अच्छा, तो फिर? और यही इसके काम करने का तरीका भी है। गर्भाशय में जब कॉपर टी रखा जाता है तो वहां एक हल्का सा सूजन वाला रिस्पॉन्स पैदा होता है। और इसके साथ ही ये धीरे धीरे कॉपर के आयन्स रिलीज करता है। तो ये कॉपर आयन शुक्राणुओं का क्या करते हैं? ये आयन शुक्राणुओं के लिए एक बेहद प्रतिकूल और विषैला वातावरण बना देते हैं। आप इसे एक दलदल या एक बहुत ही खराब स्पीड ब्रेकर की तरह समझ सकते हैं। स्पीड ब्रेकर सही शब्द है। हाँ, जब शुक्राणु इस वातावरण में प्रवेश करते हैं तो कॉपर आयन उनकी तैरने की क्षमता यानी गतिशीलता को इतना कम कर देते हैं कि वो अंडे तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। विज्ञान का ये तरीका वाकई दिलचस्प है। लेकिन कॉपर टी या ओरल पिल्स गर्भधारण तो रोक सकते हैं, पर बाहरी संक्रमण का क्या? इसी से हमारा छठा प्रश्न जुड़ा है। प्रश्न 6, कॉन्डोम का सबसे बड़ा लाभ है विकल्प ए सस्ता होना, विकल्प बी हार्मोन मुक्त होना, विकल्प सी एसटीडी से सुरक्षा, या विकल्प डी स्थायी उपाय। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एसटीडी से सुरक्षा। बाकी तरीकों और इसमें बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क है इसका एक भौतिक अवरोध यानी फिजिकल बैरियर होना। गोलियां या कॉपर टी शरीर के अंदर के वातावरण को बदलते हैं, लेकिन वे तरल पदार्थों के आदान प्रदान को नहीं रोकते। बिल्कुल। कंडोम एक दीवार की तरह काम करता है जो त्वचा से त्वचा के संपर्क और शारीरिक तरल पदार्थों को मिलने से रोकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है, अनचाहे गर्भ से भी और यौन संचारित रोगों यानी एसटीडी से भी। और पिछले प्रश्न में जो यौन संचारित रोगों का जिक्र आया, वो हमारी चर्चा के अगले चरण की एकदम सही नींव रखता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर हमें बीमारियों से बचना है तो पहले ये समझना होगा कि वे फैलती कैसे हैं। स्रोत का 7वां प्रश्न इसी बारे में है। हाँ। प्रश्न 7, एसटीडी का पूरा नाम है? विकल्प ए सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज, विकल्प बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, विकल्प सी सेक्सुअली ट्रीटेड डिजीज, या विकल्प डी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसऑर्डर। सही उत्तर है विकल्प बी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ जो ट्रांसमिटेड शब्द है ना, इसके अर्थ पर थोड़ा जोर देना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। ये शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि ये बीमारी हवा या पानी से नहीं, बल्कि किसी विशिष्ट माध्यम से एक से दूसरे में जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विज्ञान में ना संचरण के अलग अलग तरीके होते हैं। एसटीडी के मामले में जो रोगजनक होते हैं जैसे बैक्टीरिया या वायरस, वो मुख्य रूप से अंतरंग शारीरिक संपर्क या संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों के आदान प्रदान से एक व्यक्ति से दूसरे में संचारित होते हैं, यानी ट्रांसमिट होते हैं। हाँ, और ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि इनसे जुड़े सामाजिक कलंक और मिथकों को दूर किया जा सके। और यही मिथक दूर करने के लिए हमें ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सी बीमारी इस श्रेणी में आती है और कौन सी नहीं। हमारा 8वां प्रश्न इसी पर आधारित है। प्रश्न 8, निम्न में से कौन एसटीडी है? विकल्प ए टाइफाइड, विकल्प बी मलेरिया, विकल्प सी गोनोरिया, या विकल्प डी डेंगू। इसका सही उत्तर है विकल्प सी गोनोरिया। अगर हम यहाँ विकल्पों को हटाने की विधि अपनाएं ना,
तो विज्ञान बहुत साफ है। कैसे? मलेरिया और डेंगू जैसे रोग मच्छरों के काटने से फैलते हैं, टाइफॉइड दूषित पानी या खाने से होता है, तो बचा गोनोरिया। बिल्कुल सही लॉजिक है। गोनोरिया एक बैक्टीरियल संक्रमण है। अच्छा। यह एक विशिष्ट बैक्टीरिया के कारण होता है जिसे जीवित रहने और फैलने के लिए शरीर के गर्म और नम वातावरण की आवश्यकता होती है। यह शरीर के बाहर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता है, इसीलिए इसका संचारण केवल सीधे शारीरिक संपर्क के दौरान ही होता है। बीमारियों की बात चल ही रही है, तो अब आते हैं उस बीमारी पर जिसने पिछले कुछ दशकों में पूरी दुनिया की स्वास्थ्य नीतियों को बदल के रख दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है। प्रश्न 9, एड्स का कारण है विकल्प ए वायरस, विकल्प बी फंगस, विकल्प सी HIV वायरस या विकल्प डी प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर है विकल्प सी HIV वायरस। मुझे लगता है यहाँ एक बहुत ही आम भ्रम को दूर करने की जरूरत है। कौन सा भ्रम? बहुत से लोग HIV और एड्स शब्द का इस्तेमाल एक ही चीज के लिए करते हैं, जैसे वे पर्यायवाची हों। क्या दोनों एक ही हैं? नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं और कारण और परिणाम के रिश्ते में बंधे हैं। अच्छा, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, HIV एक वायरस है, यानी वो सूक्ष्मजीव जो शरीर में प्रवेश करता है। ये वायरस हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, विशेष रूप से CD4 कोशिकाओं को अपना निशाना बनाता है, जो हमारे शरीर के सैनिक होते हैं। बिल्कुल, ये वायरस उन सैनिकों को नष्ट करने लगता है। तो फिर एड्स क्या है? एड्स उस बीमारी या अंतिम अवस्था का नाम है जो तब पैदा होती है जब HIV वायरस के कारण इंसान का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। यानी हर HIV संक्रमित व्यक्ति को तुरंत एड्स नहीं होता। अगर समय पर दवा मिल जाए तो वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब इंसान को एड्स की अवस्था तक पहुंचने से सालों तक रोका जा सकता है। बिल्कुल सही, वायरस कारण है और सिंड्रोम उसका परिणाम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। कारण और परिणाम का अंतर समझना विज्ञान को सही से समझने की पहली सीढ़ी है। हाँ। चलिए, बीमारियों और उनके बचाव से आगे बढ़कर अब हम विज्ञान के उस चमत्कारिक पहलू की तरफ चलते हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आया। ART तकनीक। हाँ, जब प्राकृतिक प्रक्रियाएं काम ना आए तो सहायक प्रजनन तकनीकें कैसे जीवन को संभव बनाती हैं। हमारा 10वां प्रश्न इसी पर है। प्रश्न 10, IVF तकनीक का पूरा नाम है विकल्प ए इन वीवो फर्टिलाइजेशन, विकल्प बी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विकल्प सी इन वायरल फर्टिलाइजेशन या विकल्प डी इन विजिबल फर्टिलाइजेशन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चिकित्सा शब्दावली में ना अक्सर लैटिन शब्दों का इस्तेमाल होता है। यहाँ इन विट्रो का मतलब क्या है और इसका इन वीवो से क्या फर्क है? इन विट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कांच में। कांच में? हाँ, चिकित्सा विज्ञान में इसका इस्तेमाल उन सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जो शरीर के बाहर किसी प्रयोगशाला के नियंत्रित वातावरण में, जैसे कि कांच की टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश में कराई जाती हैं। और इन वीवो? इसके बिल्कुल विपरीत। इन वीवो का अर्थ होता है जीवित शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से जो निषेचन होता है वो इन वीवो है। तो ये नाम ही अपने आप में इस पूरी तकनीक का सार बता देता है। शरीर के बाहर कांच के उपकरण में निषेचन। बिल्कुल। और इसी चमत्कार को हमारा 11वां प्रश्न और भी गहराई से स्पष्ट करता है। प्रश्न 11, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में निषेचन कहाँ होता है? विकल्प ए गर्भाशय में, विकल्प बी फेलोपियन ट्यूब में, विकल्प सी शरीर के बाहर प्रयोगशाला में या विकल्प डी अंडाशय में। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शरीर के बाहर प्रयोगशाला में। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी शब्द सुनते ही ना कई लोगों के मन में ये छवि बनती है कि शायद बच्चा किसी मशीन या टेस्ट ट्यूब के अंदर विकसित होता है। हाँ, ये बहुत आम भ्रांति है। इस भ्रांति को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये प्रक्रिया असल में प्रयोगशाला में कैसे काम करती है? असल में विज्ञान बहुत अलग है। प्राकृतिक रूप से निषेचन महिला शरीर की फेलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन जब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो या कोई और समस्या हो तो डॉक्टर शरीर से परिपक्व अंडे निकालते हैं। अच्छा। इन अंडों को प्रयोगशाला में एक विशेष कांच की प्लेट, जिसे पेट्री डिश कहते हैं, उसमें रखा जाता है और वहीं उनमें शुक्राणु मिलाए जाते हैं। तो मतलब निषेचन वहां होता है? हाँ, और जब निषेचन सफल हो जाता है और भ्रूण बनना शुरू हो जाता है तो उस छोटे से भ्रूण को वापस महिला के गर्भाशय में सुरक्षित रूप से प्रत्यारोपित कर दिया जाता है।
यानी विज्ञान केवल उस पहले कदम निषेचन में मदद करता है। बिल्कुल। उसके बाद बच्चे का पूरा विकास प्राकृतिक रूप से माँ के गर्भाशय में ही होता है, न कि किसी मशीन में। एकदम सही। चूंकि शुरुआत का ये सबसे मुश्किल कदम शरीर के बाहर एक लैब उपकरण में होता है, इसलिए आम बोलचाल में इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कह दिया जाता है। सच में ये विज्ञान की सबसे खूबसूरत जीतों में से एक है। इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब हम अपने सफर के अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो परिवार नियोजन की स्थायी और आपातकालीन उपायों पर केंद्रित है। ठीक है। हमारा 12वां प्रश्न है, विसेक्टमी है विकल्प ए महिला नसबंदी, विकल्प बी पुरुष नसबंदी, विकल्प सी अस्थायी गर्भ निरोध या विकल्प डी हार्मोनल उपचार। सही उत्तर है विकल्प बी पुरुष नसबंदी। ये परिवार नियोजन का एक स्थायी उपाय है। इसमें शरीर की एनाटॉमी के साथ क्या किया जाता है? ये एक बहुत ही छोटी और सुरक्षित सर्जिकल प्रक्रिया है। पुरुष के जनन तंत्र में एक नली होती है जिसे वास डिफरेंस कहा जाता है। यह वही हाईवे है जिससे होकर शुक्राणु शरीर से बाहर आते हैं। डॉक्टर इस नली के एक छोटे से हिस्से को काटकर बांध देते हैं या सील कर देते हैं। तो रास्ता बंद हो गया। बिल्कुल। रास्ता बंद हो जाने से शुक्राणुओं का प्रवाह रुक जाता है और इसीलिए इसे विसेक्टमी कहते हैं, वास डिफरेंस को काटना। अब इसी के समानांतर महिलाओं में जो स्थायी प्रक्रिया होती है, हमारा 13वां प्रश्न उसी पर आधारित है। प्रश्न 13 ट्यूबेक्टमी में काटी जाती है। विकल्प ए वास डिफरेंस, विकल्प बी फैलोपियन ट्यूब, विकल्प सी सर्विक्स या विकल्प डी योनि। इसका सही उत्तर है विकल्प बी फैलोपियन ट्यूब। एनाटॉमी के नजरिए से ट्यूबेक्टमी और विसेक्टोमी में क्या अंतर है? क्या दोनों समान रूप से सरल है? सिद्धांत दोनों का एक है, रास्ते को ब्लॉक करना। फैलोपियन ट्यूब वो रास्ता है जहां से अंडा गर्भाशय तक पहुंचता है। ट्यूबेक्टमी में इसी ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है। लेकिन अगर सर्जिकल नजरिए से देखें तो ट्यूबेक्टमी थोड़ी अधिक जटिल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स महिला के पेट के निचले हिस्से के अंदर काफी गहराई में होती हैं। अच्छा। जबकि पुरुषों में वास डिफरेंस तक पहुंचना शरीर रचना के हिसाब से बहुत आसान होता है। इसीलिए वेसेक्टोमी को बहुत ही माइनर सर्जरी माना जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है जो शायद कई भ्रांतियों को दूर कर सकता है। बिल्कुल। अब स्थायी तरीकों से एकदम उलट स्थिति पर आते हैं। जब कोई नियमित तरीका काम न करे या कोई दुर्घटना हो जाए, तब विज्ञान क्या विकल्प देता है? हमारा 14वां प्रश्न इसी आपातकाल से जुड़ा है। प्रश्न 14 इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विकल्प ए मासिक धर्म रोकने के लिए, विकल्प बी एसटीडी के इलाज के लिए, विकल्प सी असुरक्षित संभोग के बाद गर्भ रोकने हेतु या विकल्प डी स्थायी नसबबंदी के लिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी असुरक्षित संभोग के बाद गर्भ रोकने हेतु। जब हम इमरजेंसी गर्भ निरोधक की बात करते हैं ना, तो अक्सर 72 घंटे का जिक्र आता है। हाँ, 72 आवर्स। ये 72 घंटे की समय सीमा इतनी अहम क्यों है? इसके पीछे क्या जीव विज्ञान काम कर रहा है? इसके पीछे का जीव विज्ञान बहुत ही समय संवेदनशील है। इन गोलियों में सामान्य गर्भ निरोधक गोलियों की तुलना में हार्मोन्स की बहुत अधिक मात्रा होती है। ये मुख्य रूप से दो काम करती है, या तो ये ओव्यूलेशन को टाल देती है या फिर ये गर्भाशय के वातावरण को इस तरह बदल देती है कि निषेचित अंडा वहां चिपक ही न सके। अच्छा। और विज्ञान कहता है कि यह प्रक्रिया तभी सबसे प्रभावी होती है जब इसे घटना के 72 घंटों के भीतर लिया जाए। यानी ये समय के खिलाफ एक दौड़ है। बिल्कुल। लेकिन भारी मात्रा में हार्मोन होने के कारण इसका नियमित इस्तेमाल तो शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। एकदम सही। इसीलिए तो इसके नाम में इमरजेंसी जुड़ा है। यह कोई नियमित परिवार नियोजन का तरीका नहीं है। यह केवल एक बैकअप प्लान है जिसे किसी अन्य तरीके के फेल होने पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। अब हम पहुंच गए हैं अपने 15वें और अंतिम प्रश्न पर। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न ना इन सभी 14 प्रश्नों का अंतिम सार है। ये हमारी नीतियों, विज्ञान और समाज के बीच का पुल है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ शिक्षा का मुख्य लाभ है। विकल्प ए जनसंख्या वृद्धि, विकल्प बी गलत धारणाएं बढ़ना, विकल्प सी जागरूकता व सुरक्षित यौन व्यवहार या विकल्प डी रोगों में वृद्धि। इसका सही उत्तर बिना किसी संदेह के विकल्प सी है, जागरूकता व सुरक्षित यौन व्यवहार। अगर हम गहराई से सोचे ना, तो विज्ञान ने कॉपर टी बना दिया, कंडोम बना दिया, आईवीएफ की तकनीक इजाद कर दी। लेकिन क्या ये सब शिक्षा के बिना किसी काम का है? बिल्कुल नहीं।
शिक्षा वो चाबी है जो इन सभी वैज्ञानिक प्रगतियों का ताला खोलती है। जब समाज में प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर सही शिक्षा होती है, तब लोग गलत धारणाओं और अंधविश्वासों के जाल में नहीं फंसते। सही बात है। सही जानकारी लोगों को ये ताकत देती है कि वे अपने शरीर को समझें, सुरक्षित विकल्प चुनें और बीमारियों से अपना बचाव करें। ज्ञान ही सबसे बड़ा और पहला बचाव है। क्या अद्भुत विश्लेषण रहा। चलिए इस पूरी चर्चा को एक बार समेटते हैं। बिल्कुल। हमने इस सफर की शुरुआत ये समझने से की कि स्वास्थ्य का मतलब केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक भलाई भी है। फिर हमने 1951 में भारत के ऐतिहासिक और दूरदर्शी कार्यक्रम की नींव को देखा। हमने ओरल पिल्स और कॉपर टी के काम करने के रासायनिक और भौतिक तरीकों को डिकोड किया। हाँ। हमने जाना कि कॉन्डोम कैसे दोहरी सुरक्षा देता है और एसटीडीज कैसे संचारित होते हैं। हमने एचआईवी वायरस और एड्स के बीच का अहम फर्क समझा। उसके बाद हम लैब में गए और टेस्ट ट्यूब बेबी यानी आईवीएफ के पीछे की असल सच्चाई को समझा। और अंत में स्थायी उपायों से होते हुए हम शिक्षा के महत्व पर पहुंचे। ये एक बहुत ही संतोषजनक सफर रहा। इन 15 सवालों का उद्देश्य केवल कोई परीक्षा पास करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तथ्य न मानव शरीर के नियम है। जब समाज को ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पता होता है तो निर्णय लेने की क्षमता सशक्त होती है। ये ज्ञान स्वास्थ्य नीतियों को असल जिंदगी में प्रभावी बनाता है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम इस विस्तृत चर्चा के अंत पर आ गए हैं। श्रोताओं के लिए ये विचार करने वाली बात है। आज हमने विज्ञान और तकनीक के इतने अचंभित करने वाले पहलू देखे। हमने देखा कि कैसे तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा या कांच की एक पेट्री डिश पूरे जीवन की दिशा तय कर सकती है। सही कहा। लेकिन सोचिए, तकनीक तो मौजूद है, अगर यही सही वैज्ञानिक शिक्षा और जागरूकता समाज के हर वर्ग तक बिना किसी कलंक या झिझक के पहुंच जाए, तो आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य किस स्तर तक सुरक्षित हो सकता है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस सफर में बने रहने के लिए धन्यवाद।